सुंदरपुर राज्य में राजा वीर सिंह नाम के राजा रहते थे, जिनका एक पुत्र था राजकुमार शौर्य, और वह कुछ ही दिन का था। लेकिन एक दिन दासी, ये लो, मेरे पुत्र को तुम थोड़ा बाहर घुमा लाओ। लगता है इसका घूमने का मन है। जी महारानी। अरे अरे, मेरे प्यारे राजकुमार को घूमना है। मैं अभी आपको बगीचे में घुमाती हूँ। दासी की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुरा रहे थे, और उन्हें मुस्कुराता हुआ देख रानी राजा से बोली, महाराज देखिए, हमारे पुत्र शौर्य कैसे मुस्कुरा रहे हैं। जी महारानी, वाकई हमारे राजकुमार की मुस्कुराहट कितनी अनमोल है। इसलिए हम आज ही अपने पुत्र के नाम से लोगों को दान देंगे, ताकि हमारे पुत्र को किसी की नजर न लगे। जी महाराज, यही सही रहेगा। अभी वह दोनों बात कर ही रहे थे, तभी महारानी दासी को देखते हुए बोली, दासी, तुम जाओ, राजकुमार को बगीचे में घुमा लाओ। जी महारानी। और फिर दासी यह कहकर राजकुमार को अपनी गोद में लेकर महल के बगीचे में घुमाने ले गई थी। तभी उसे घुमाते घुमाते एहसास हुआ कि कोई और भी है वहाँ, और यह महसूस करते ही दासी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और मन में सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे अलावा और कोई भी है यहाँ। खैर, हो सकता है ये मेरा वहम हो। छोड़ो, मैं तो राजकुमार को यहाँ घुमाने आई हूँ, तो उन्हें घुमा देती हूँ। और फिर राजकुमार को दासी घुमाने लगी। तभी घुमाते घुमाते वह थकते हुए बोली, नन्हे राजकुमार, मुझे बहुत प्यास लगी है। आप यहीं रुको, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ और आकर आपको दोबारा घुमाती हूँ। दासी यह कहकर राजकुमार को बगीचे के घास पर लेटाकर खुद पानी पीने के लिए अंदर जा चुकी थी। तभी राजकुमार को घास पर अकेला देख भेड़िया मन में सोचने लगा, यह तो बहुत अच्छा मौका है। अब मैं इस राजकुमार को यहाँ से ले जाकर इसका शिकार करूँगा। और फिर भेड़िया मौका देकर राजकुमार को अपने मुंह में दबोचकर वहां से लेकर चला गया। तभी थोड़ी देर बाद दासी पानी पीकर आई तो देखा वहां राजकुमार नहीं थे। अरे, राजकुमार कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। वे खुद से कैसे जा सकते हैं? मुझे अभी महाराज को सूचित करना होगा। दासी महाराज को यह बताने के लिए चली गई, और दूसरी तरफ भेड़िया राजकुमार को मुंह में दबोचकर जंगल में लेकर आया और उसका शिकार करने ही लगा था। तभी अचानक वहां एक हाथी आई और बोली, दुष्ट भेड़िए, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस छोटे से बच्चे को। मोटी हाथी, तुम अपने काम से काम रखो, और जहाँ तक बात है इस इंसानी बच्चे की, तो ये मेरा शिकार है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अपने शिकार को नहीं छोड़ने वाला। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाथी यह कहकर वहां लगे खतरनाक कांटेदार पेड़ की डाल को तोड़कर भेड़िया को उसे डराते हुए उसके पीछे भागने लगी थी। तभी कांटेदार जहरीली पेड़ की शाखा देखकर भेड़िया वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग चुका था, और इसे भागते देख हाथी दोबारा उस बच्चे के पास आई। पता नहीं ये किसका बच्चा है, मुझे पता लगाना होगा। आखिर ये बच्चा कौन है? इसके माता पिता कहाँ हैं? और फिर कुछ ही देर में हाथी उस बच्चे को अपने साथ अपनी गुफा में ले आई थी। तभी वह बच्चा भूख से अपना मुंह बार बार खोलने लगा। लगता है इसे भूख लगी है। मैं एक काम करती हूँ, अपनी सहेली गाय गौरा से दूध मांग कर ले आती हूँ, जिससे इसकी भूख मिट जाएगी। और फिर कुछ ही देर में हाथी गोरा के पास पहुँचती है, जिसे देख गोरा बोली, अरे सहेली, तुम यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। मगर किस लिए? जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम्हारे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं। गोरा की बात सुनकर हाथी अपने मन में सोचने लगी, मैं गोरा को सच्चाई नहीं बता सकती। एक काम करती हूँ, गौरा से झूठ बोल देती हूँ। अभी हाथी अपने मन में सोच ही रही थी, तभी गोरा बोली, क्या हुआ सहेली? किस सोच में गुम हो? वह दरअसल आज जब मैं जंगल में घूम रही थी तो मुझे एक बकरी का बच्चा मिला,
जिसकी माँ मर चुकी थी और वह बहुत भूखा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे अपने साथ ही रख लूं, नहीं तो यहाँ के जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया सहेली। बच्चा जानवर का हो या इंसान का, बच्चा बच्चा ही होता है। इसलिए तुम चिंता मत करो। जब तक वह बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम रोज मेरा दूध ले जाकर उसे पिलाना। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरा। और फिर हाथी यह कहकर गोरा से दूध लेकर राजकुमार को पिलाने के लिए चली गई। और दूसरी तरफ दासी घबराते हुए राजा के पास आकर बोली, वो महाराज, महाराज, वो राजकुमार कहीं चले गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो? भला वो कैसे कहीं अकेले जा सकते हैं? दरअसल बात ये है कि मैं राजकुमार को घास पर लेटाकर पानी पीने के लिए रसोई घर में चली गई थी, मगर जब मैं वापस बगीचे में आई तो वो मुझे कहीं नहीं मिले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजकुमार को अकेला छोड़ने की? राजा गुस्से से तेज आवाज में चिल्ला रहे थे। तभी उनकी आवाज सुनकर रानी वहां आई, जो अपने बेटे की गायब होने की बात को सुनकर परेशानी से रोते हुए बोली, इस मूर्ख दासी ने हमारे राजकुमार को कहीं गायब कर दिया है। महाराज, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। महाराज, हमारे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए आप। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। लेकिन उससे पहले दासी, आप हमें सच सच बताओ, तुमने मेरे पुत्र को कहाँ छुपाया है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि राजकुमार कहाँ है। अच्छा, तो तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगी। ठीक है, सैनिकों, इसे कैद कर लो और जब तक ये अपना मुंह न खोले तब तक इसे खाना पानी मत दो। जी महाराज। और मंत्री जी, हमें अभी राजकुमार को ढूंढने के लिए इस राज्य का चप्पा चप्पा तलाश करना होगा। जी महाराज। और फिर कुछ ही देर में राजा मंत्री जी के साथ वहां से चले गए। तभी सैनिक दासी को पकड़कर उसे कैदी बना दिए। और दूसरी तरफ हाथी परेशानी में उस बच्चे को देखते हुए अपने मन में सोच रही थी, पता नहीं ये किसका बच्चा है और ना ही मुझे इसके माता पिता का कुछ पता चल पाया है। और अगर किसी जानवर को इसके बारे में पता चल गया तो वह इसका शिकार करने में देर नहीं लगाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे हमेशा सबसे छुपा कर रखूँगी। हाथी यह सोचकर राजकुमार को दूध पिलाने लगती है। कई दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे और फिर हाथी राजकुमार का बहुत ख्याल रखती थी, मगर वह उन्हें सबसे छुपा कर रखती थी। उनके लिए फल सब्जी खुद लाती। साथ दूसरी तरफ राजा राजकुमार को ढूंढकर मायूस हो चुके थे, मगर वह नहीं मिले। महाराज, पता नहीं हमारे पुत्र राजकुमार शौर्य कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। पता नहीं महारानी, हमने उन्हें हर जगह तलाश किया, मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिले। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। राजा यह कहकर वहां से चले गए। और दूसरी तरफ हाथी जंगल में घूमते हुए खुद से बोली, अरे वाह, यहाँ पर केले तो बहुत अच्छे लगे हुए हैं। मैं एक काम करती हूँ, यह राम के लिए ले जाती हूँ। हाथी अपने मन में यह सोचकर पेड़ से कुछ केले तोड़ रही थी। तभी वहां उसे उस भेड़िए ने केले तोड़ते हुए देखा और मन में सोचा, यह मोटी हाथी न जाने कितना सब्जी और फल खाती है। मैंने इसे हमेशा फल और सब्जी ही तोड़ते देखता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे इसके घर में कोई न कोई मौजूद है। ये काम करता हूँ, आज मैं इसका पीछा करके देखता हूँ। और फिर कुछ देर बाद भेड़िया हाथी का पीछा करने लगा और हाथी इस बार अनजान होकर घर आकर बोली, यह लो राम, तुम इसे खा लो। माँ, आप आ गई? और ये क्या हुआ माँ आपको? आप थक गई हैं क्या? हाँ बेटा, क्या करूं, अब बुढ़ापा जो आ गया है ना,
इसीलिए जल्दी थक जाती हूँ। माँ, आप क्यों मेरे लिए इतना मेहनत करती हैं? आप मुझे बाहर निकलने दीजिए। मैं बाहर जाऊंगा तो आपके लिए भी खाना लाऊंगा और अपना भी ख्याल रखूंगा। नहीं बेटा, तुम नहीं समझते। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और तुम तो मेरे सीधे साधे बच्चे हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। लेकिन माँ, ऐसा कब तक चलेगा? आप मुझे कब तक बाहर नहीं जाने देंगे? कभी ना कभी तो मुझे जाना ही होगा ना। और आपने देखा है अपनी अपनी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। नहीं बेटा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। आप मुझे इस काबिल नहीं समझते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं। राजकुमार यह कहकर चुपचाप एक किनारे बैठ चुके थे और उन्हें खामोशी से बैठा देख हाथी अपने मन में सोचने लगी। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखती हूँ। लेकिन तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी उस भेड़िए ने राजकुमार को देखते हुए अपने मन में चालाकी से सोचा, अच्छा, तो ये वही बच्चा है जिसको मैं खाने के लिए पकड़ कर लाया था और इस मोटी हाथी ने इसे यहाँ छुपा कर रखा है। वैसे अब तो ये बहुत बड़ा हो गया है, अब इसका शिकार करने में और भी मजा आएगा। लेकिन जिस दिन ये अकेला घर से बाहर निकलेगा, मैं तभी इसका शिकार करूंगा। तब तक के लिए मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। भेड़िया यह सोचकर वहां से चला गया और कई दिन इस तरह से गुजर रहे थे। हाथी अब कमजोर होती जा रही थी, साथ में वो बीमारी में भी राजकुमार के लिए खाने का सामान लाती थी। लेकिन एक दिन, यह लो बेटा, आज मुझे इतनी ही सब्जी मिल पाई है। हाथी यह कहकर अचानक से बेहोश हो गई और हाथी की इस हालत को देखते हुए राजकुमार परेशानी से बोले, माँ, क्या हो गया आपको? आप ठीक है ना? माँ, मैं कुछ नहीं जानता, बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने मेहनत। अब से मैं बाहर जाऊंगा और मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बस अब से आप घर पे आराम करेंगी। मगर बेटा। नहीं माँ, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। जी माँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। राजकुमार यह कहकर जंगल में खाने की तलाश में निकल चुके थे। तभी उन्हें अकेला देख भेड़िया अपने मन में चालाकी से सोचने लगा, अच्छा, तो आखिर आज बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। अब देखता हूँ कि मुझे इसका शिकार करने से कौन रोकता है। और फिर भेड़िया ने मौका पाते ही राजकुमार पर हमला करना चाहा। तभी अचानक वहां से गुजरते हुए एक सैनिक की नजर उन पर पड़ी, जिन्हें खतरे में देखकर वह तीर का निशाना लगाते हुए उस भेड़िया को मार गिराया। अरे भाई, ये क्या किया आपने? अरे लड़के, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है, अगर मैं इस भेड़िया का शिकार नहीं करता तो वो भेड़िया तुम्हारा शिकार कर लेता। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिक की बात सुनकर राजकुमार ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह बोला, ओह अच्छा, तो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम पैसे की वजह से काम की तलाश कर रहे हो, है ना? इतनी जल्दी काम मिल पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकता हूँ। जी भाई, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और फिर सैनिक यह कहकर राजकुमार को कुछ सिक्के देकर अपने साथ एक गांव में लाकर बोला, आज से ये तुम्हारा घर है और अब से तुम लोग इसी गांव में रहो, क्योंकि तुम्हारी जान को यहाँ कोई खतरा नहीं है। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मदद की। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर वह सैनिक यह कहकर वहां से चले गए और राजकुमार उससे जाता देख लकड़ियों को बेचने के लिए तोड़ने लगे थे। तभी थोड़ी देर बाद वहां मंत्री जी आए। गांव वालों, आज महीना पूरा हो चुका है, लाओ जल्दी जल्दी मुझे मेरा कर दो। ये लीजिए मंत्री जी, इस बार मेरी कमाई अच्छी नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको इस बार कम कर दे पा रहा हूँ। ठीक है, अगली बार मैं तुमसे इसका दुगना कर लूंगा। जी ठीक है मंत्री जी।
और फिर मंत्री यह कहकर वहां के सारे गांव वालों से एक एक करके कर वसूलते हुए राजकुमार के पास आए और बोले, अरे ओ लड़के, तुम भी मेरा कर दो। मगर अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? वो दरअसल मैं यहाँ नया हूँ और अभी मुझे काम नहीं मिला है, जिस कारण मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं अगले हफ्ते जब आऊंगा तब मुझे मेरा पूरा कर चाहिए। तब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जी ठीक है मंत्री जी। और फिर मंत्री जी यह कहकर वहां से चले गए। धीरे धीरे करके एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर राजकुमार की एक भी बिक्री नहीं हुई। और अगले दिन हफ्ता पूरे होते ही मंत्री जी आकर बोले, राम, आज सप्ताह पूरा हो गया है, लाओ मुझे मेरा कर वापस करो। मंत्री जी मैं आपको कहाँ से कर दूं? मेरी अभी तक कमाई ही नहीं हुई है। ठीक है, अगर तुम मुझे मेरा कर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सैनिकों, इस दुष्ट लड़के के कपड़े फाड़ दो और इसे पत्ता पहनाकर और इसके मुंह पर कालिख लगाकर इसे सारे गांव में घुमाओ, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो अपना कर समय से नहीं देगा उसका हाल यही होगा। नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपका कर चुका दूंगा। राजकुमार परेशानी से यह कह ही रहे थे, तभी मंत्री जी के कहने पर सैनिक आगे बढ़े और राजकुमार के सारे कपड़े फाड़ दिए। तभी राजकुमार के कपड़े फटते ही उन्हें शरीर पर एक ऐसा निशान दिखाई दिया, जिसे मंत्री जी देखकर बोले, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और हाँ, मुझे सब सच सच बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंत्री जी के पूछने पर राजकुमार ने उसे अपनी सारी बचपन की बातें बता दी, जिसे सुनने के बाद वह बोले, ठीक है, तुम्हें काम की तलाश है ना? आज से तुम मेरे साथ महल चलो, क्योंकि वहाँ नौकरों की कमी है और इस तरह से तुम्हें काम भी मिल जाएगा और मुझे मेरा कर भी। जी मंत्री जी, मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। और फिर मंत्री जी राजकुमार को अपने साथ महल लाकर उन्हें नौकर बनाकर महल के कामों पर लगा दिया। और दूसरी तरफ राजा ने महारानी को 9 लखा हार दिया, जिसे देखते ही उन्होंने कहा, महाराज, ये हार तो बहुत सुंदर है। मैं अभी स्नान करके नए वस्त्र पहनूंगी और तभी इस हार को भी अपने वस्त्र के साथ पहनूंगी। इसलिए महाराज, अब मैं नहाने जा रही हूँ। और फिर रानी यह कहकर उस हार को रखकर खुद स्नान करने वहां से चली गई। तभी राजा भी उनकी बातें सुनकर अपने कक्ष से बाहर आ चुके थे। लेकिन कुछ देर बाद रानी जब कक्ष में आई, लेकिन उन्हें उनका हार कहीं भी नहीं मिला। अरे, मेरा हार कहाँ गया? यहीं तो रखा था मैंने। रानी परेशानी से सारे कक्ष में अपना हार ढूंढ चुकी थी, मगर उन्हें हार कहीं भी नहीं मिला। और वह राजा के पास गई। महाराज, मेरा 9 लखा हार चोरी हो गया है। लगता है किसी ने उसे चोरी कर लिया है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? अभी तो आपने अपने कक्ष में ही रखा था। जी महाराज, लेकिन अब वह हार वहाँ नहीं है। अभी रानी यह बात कह ही रही थी, तभी अचानक वहां पर सैनिक आया और बोला, महाराज, शायद मैं जानता हूँ कि महारानी का हार किसने चोरी किया है। किसने? कौन है वो? राम। हाँ महाराज, मैंने उसे कुछ देर पहले महारानी के कक्ष से बाहर निकलते देखा है। मुझे यकीन है उसी ने हार चुराया है। ये तुम क्या कह रहे हो भला? राम कैसे चोरी कर सकता है? मैं सच कह रहा हूं महाराज। आपको एक बार इसकी तलाशी जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर वो वाकई चोर निकला तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर राजा यह कहकर महल के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में गए, जहां राम रहता था। महाराज, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। राम, मुझे नहीं पता था कि तुम एक चोर निकलोगे। बताओ, कहाँ है महारानी का हार? हार चोरी? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अब मेरे सामने इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह बताओ, कहाँ है महारानी का हार? महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे पास कोई हार नहीं है। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। इसी के पास वो हार है। मैंने खुद ही देखा था इसे महारानी के कक्ष से बाहर निकलते हुए। सैनिक की बात सुनते ही राजा बोले, ठीक है सैनिक, इसकी तलाशी लो। महाराज,
मैं चोर नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और फिर राजा के कहने पर सैनिक राजकुमार की तलाशी लेना शुरू कर दिए। तभी उन्हें उस हार से भरी एक पोटली मिली। महाराज, ये रहा महारानी का हार। दुष्ट नौकर, तुमने मेरे ही महल में रहकर मेरे ही महल में चोरी कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सैनिक, कैद कर लो इसे। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता कि ये हार कहाँ से आया, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। राजकुमार रोते हुए यह कह ही रहे थे, लेकिन महाराज उनकी कोई बात नहीं सुने और वहां से चले गए। इस बात को हुए कई दिन बीत गए। तभी दूसरी तरफ हाथी परेशानी से सोचने लगी। इतना समय हो गया है मगर अभी तक मेरा पुत्र नहीं आया। एक काम करती हूँ, मैं खुद महल जाकर उससे मिल लेती हूँ। और फिर हाथी यह सोचकर महल गई, जहां पर उसने देखा कि महाराज बगीचे में बैठे थे। तभी वहां हाथी आई और बोली, प्रणाम महाराज, मैं राम से मिलने आई हूँ। अच्छा, तो तुम उस चोर से मिलने आई हो। चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा हाल मैं बहुत बुरा करूंगा। महाराज, मंत्री जी ये मेरे बेटे को काम पर लेकर आए थे, वह चोर नहीं है। वो एक चोर है और ऐसे चोरों के लिए हमारे महल में कोई रियायत नहीं। बेहतर होगा तुम भी यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें भी उसकी तरह कैद करवा दूंगा। राजा यह कहकर वहां से चले गए और हाथी को सैनिक ने महल से बाहर निकाल दिया। तभी हाथी उदास होते हुए नदी किनारे पहुंची। अब मैं क्या करूं? मैं अपने पुत्र को किस तरह आजाद करवाऊं? मेरा पुत्र तो नादान है, भला उसे कहाँ आता है इतना छल कपट। हाथी यह सोच ही रही थी, तभी अचानक वहां वही सैनिक आया जिसने उन दोनों की मदद की थी। अरे हाथी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं अपने बेटे से मिलने आई थी, मगर महाराज ने उसे कैद कर लिया है। मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बोलो। अभी वह दोनों बात ही कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें मंत्री जी के हंसने की आवाज सुनाई दी। देखा, एक तीर से दो निशाने। कैसे मैंने राजा को राजा के बेटे के खिलाफ कर दिया, और राजा को तो पता भी नहीं है कि वो नौकर असल में उसका सगा बेटा राजकुमार सौर्य। खैर, तुम शाम को मुझसे यहीं पर मिलना, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दे दूंगा। और फिर हंसते हुए वह दोनों वहां से जा चुके थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर हाथी और सैनिक हैरान रह गए थे। इसका मतलब राजकुमार सौर्य ही राम है। हमें महाराज को सारी सच्चाई बतानी होगी। नहीं, अभी नहीं। महाराज बिना सबूत के हमारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। तुम ऐसा करो, महाराज को शाम के समय कैसे भी कर यहाँ ले आओ। ठीक है। और फिर कुछ ही देर में वह सैनिक राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, महाराज, जल्दी चलिए। मुझे आपके पुत्र के बारे में पता चल चुका है कि वो कहाँ है और उन्हें किसने अगवा किया था। ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? भला तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा पुत्र कहाँ है और उसे किसने अगवा किया है? बस आप अभी मेरे साथ चलिए, आपको खुद ही सारी बात का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और फिर राजा यह कहकर सैनिक के साथ निकल चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ हाथी मंत्री जी पर नजर रखे थे। तभी वहां महाराज पहुंचे और एक पेड़ के पीछे छुप गए। तभी वहां वही सैनिक आया जिसने राजकुमार पर चोरी का इल्जाम लगाया था। आ गए तुम, ये लो अपने सिक्के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर ये सब आपने किया कैसे? जब राजकुमार छोटे थे तभी मैंने उन्हें अकेला देखकर महल के द्वार को खोल दिया था, ताकि उन्हें भेड़िया ले जाकर उसका शिकार कर ले, और फिर मेरा और मेरे पुत्र को ये सारा राजपाट मिल जाए। मगर राजकुमार के जाने के बाद भी महाराज ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, और फिर एक दिन मुझे उसका पुत्र राजकुमार शौर्य मिला, जिसके शरीर पर वो खानदानी निशान था, जिससे देखकर मैंने पहचान लिया ये वही बच्चा है जिसे मैंने अगवा करवाया था। और फिर
धीरे धीरे मंत्री जी अपने ही मुंह से सारी सच्चाई खुद इस सैनिक को सुना रहे थे, यह जाने बगैर कि उनकी सारी बातें महाराज सुन चुके थे। मंत्री जी, मैंने आप पर भरोसा किया, बदले में आपने मेरे विश्वास का खून किया है, मुझे मेरे ही बेटे का दुश्मन बना दिया। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप जैसे कपटी लोगों का इस दुनिया में कोई काम नहीं। राजा यह कहकर अपनी तलवार से मंत्री जी को मार दिए और वह मंत्री जी को मारने के बाद अपने पुत्र के पास आकर बोले, पुत्र, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? और माँ, ये मुझे अपना पुत्र क्यों कह रहे हैं? राजकुमार के इस तरह हैरानी से सवाल करने पर हाथी उन्हें सारी सच्चाई बता रही थी। तभी वह सब सुनते हुए बोले, पिताजी, मैंने आपको माफ किया, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, ये सब मेरे नसीब का दोष है। ठीक है पुत्र, मगर अब से तुम हमारे साथ यही इसी महल में रहोगे। नहीं पिताजी, मैं जहाँ से आया था मैं वहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी हाथी माँ अब बहुत बीमार रहती हैं और उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं पुत्र, ये सारा राज और महल तुम्हारा है, इसलिए अब से तुम और तुम्हारी माँ, ये हाथी माँ हमारे साथ रहेगी। और फिर राजकुमार और उसकी हाथी माँ एक साथ महल में रहने लगे।